सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी एक जिज्ञासा का समाधान कर रहा हूँ। जिज्ञासा यह आई है कि ब्राह्मण वर्ण भारत में हावी रहा है या ब्राह्मण जाति? देखिए, जो वर्ण होता है ब्राह्मण, तो वो किसी के ऊपर हावी होने की कोशिश नहीं करता है। हावी होने की उसकी कोई नियत नहीं होती है। वह तो जो सत्य है, संवाद है, उसको कहता है। जो न्याय संगत बात है उसको कहता है। तर्क संगत बात को वह कहता है। वह सबके हित के लिए जो होता है वह कहता है। सभी प्राणियों के हित के लिए भी जो बात होता है वह कहता है। ये तो हुआ ब्राह्मण वर्ण का लक्षण। तो जाहिर सी बात है कि उसमें हावी होने की बात नहीं। हाँ, यह है कि वह बौद्धिक होगा, वह ग्रंथ लिखेगा। तो ग्रंथों के लिहाज से देखा जाए और दार्शनिकता के हिसाब से देखा जाए और बौद्धिकता के हिसाब से देखा जाए, वैज्ञानिकता के हिसाब से देखा जाए, तो ब्राह्मण वर्ण हावी है। भले उसने हावी होने की कोशिश नहीं की, लेकिन वह हावी है। आज भी अगर हम कुछ गर्व करते हैं तो ऐसे ही लोगों के कारण गर्व कर सकते हैं। भारत के पास जो बेहतरीन है, श्रेष्ठ चीज़ है दुनिया को देने के लिए, तो ब्राह्मण वर्ण की वजह से ही है। अब जो है ब्राह्मण जाति की बात है। अब ब्राह्मण वर्ण जो है, अब उससे जो है ब्राह्मण जाति जो है, इन लोगों ने भी अपना जाति का भी नाम ब्राह्मण रख लिया। भाई, उनके अनुयायी जो हुए, उनके जो वंशज हुए, उन्होंने भी अपना नाम ब्राह्मण रख लिया, भले ब्राह्मणत्व को प्राप्त नहीं हुए। यह घालमेल सबसे बड़ा घालमेल है पूरे विश्व का कि दो जाति का नाम और वर्ण का नाम एक ही ब्राह्मण रख दिया। दूसरा नाम भी तो रखा जा सकता था, उनको दूसरे शब्दों से भी तो बुलाया जा सकता था, लेकिन नहीं बुलाया गया। तो यह एक बहुत बड़ा घपला है। तो अब ये जो ब्राह्मण जाति है नहीं, अब उसको पाखंड करना है कि मुझे ब्राह्मण वर्ण होना है। यानी जो ब्राह्मण जाति है, तो उन लोगों ने सोचा कि हमें वही सम्मान, वही इज्जत, वही सुविधा मिले जो कि ब्राह्मण वर्ण को मिला। तो ब्राह्मण वर्ण जो है होने की वह कोशिश करने लगा ऊपर से, हालांकि तो था नहीं भीतर से। तो जाहिर सी बात है कि अब इसको पाखंड करना था, और जब इसकी बात नहीं माने तो भाई इसको कुछ जो है कुछ उसमें तिकड़म भी लगाना था। तो ब्राह्मण वर्ण जाति ने तिकड़म लगाया, ब्राह्मण वर्ण के नाम पर सुविधाएं ली। और अगर भारत के समाज में कुछ अत्याचार जुल्म है तो उसमें इनकी भी भूमिका रही है। मैं यह नहीं कहूँगा कि सारी भूमिका इन्हीं की थी, सभी जातियों की भूमिका थी। सबके अपने अपने उसमें कोर कसर थे, सिर्फ एक ही कोई जिम्मेवार नहीं होता है। और स्वयं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी माना है कि ब्राह्मण ही अकेले नहीं थे जो कि जाति बना सकते थे, या कोई भी ऐसी जाति नहीं है जो अकेले जातियों का निर्माण करते और उस तरह का जो है ऐसा नियम बनाते उनके लिए। अकेला ही ऐसा कुछ नहीं था, अकेला ना कोई नियम बनाया। हाँ, उन्होंने ग्रंथ लिखे होंगे भाई, क्योंकि वे पढ़ना लिखना अच्छा से जान रहे थे तो वही ग्रंथ लिख रहे थे। दूसरे जो पढ़ना लिखना जान रहे थे वे उस नियम को मान रहे थे। उनको भी उसके काउंटर में लिखना चाहिए था और नहीं मानना चाहिए था, विरोध करना चाहिए था। तो दोनों हुआ। लेकिन हावी की जहाँ तक बात है, तो हावी होने की कोशिश और इरादे तो यही ब्राह्मण जाति की ही रही है। और समाज में वर्चस्व, दबदबा जो है बनाने की कोशिश नहीं, क्योंकि वो कौन करता है जिसमें अहंकार होता है। और वर्ण जो होता है उसमें अहंकार नहीं हो सकता ब्राह्मण वर्ण में, क्योंकि वह अहंकार मुक्त होकर के ही कोई ब्राह्मण बनता है। तो जाहिर सी बात है वो हावी नहीं होना चाहेगा। तो हावी वही होना चाहेगा जिसमें अहंकार हो, मिथ्या अहंकार हो। तो ये ब्राह्मण जाति में ही संभव है। तो ब्राह्मण जाति इस तरह से हावी होने की कोशिश की। लेकिन यह कहना कि ब्राह्मण जाति हावी थी, यह भी उतना उचित नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि अन्य जातियों सबके अपनी भूमिका थी। जो अन्य जातियां थी, जैसे मान लीजिए कि क्षत्रिय थे, तो क्या वे हावी नहीं थे? वे भी हावी थे। जो वैश्य थे वे हावी नहीं थे? वे भी हावी थे अपने स्थान पर। और क्या शूद्र वर्ण के लोग थे, क्या वे हावी नहीं थे? वे भी हावी थे। और अन्य अगर जो जातियों के हिसाब से माने तो वो सब जातियां भी अपने अपने स्तर पर हावी थी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी भूमिका है।
जैसे कभी गाड़ी नाव पर तो कभी नाव गाड़ी पर, यही होता है। तो जिसका जहाँ पर दांव लगता है वो वहीं पर वो हावी हो जाता है। तो सिर्फ यही कहना कि ब्राह्मण जाति ही हावी थी, यह भी मैं उचित नहीं मानूंगा, लेकिन सभी जातियों की तुलना में कंपैरिजन में अगर देखेंगे और अगर कोई इस तरह से कहेगा कि नहीं ब्राह्मण जाति का प्रभाव जो है अन्य जातियों पर भी रहा है, प्रभाव या दुष्प्रभाव आप दोनों ही मान सकते हैं, तो ठीक है उनका रहा है, लेकिन दूसरों का भी रहा है। ऐसा नहीं है कि दूसरों का प्रभाव जो है नहीं था। अपने अपने कोने में अपने अपने जाति के आधार पर सबका अपना अपना असर रहा है, सबके अपने अपने हावी की स्थिति रही है किसी न किसी क्षेत्र में, मुद्दे में। जैसे मान लीजिए नाई है तो उसको तो बनाने में हावी है, या चमार है जो जूता बना रहा है तो उस क्षेत्र में हावी है, या जो घड़ा बना रहा है तो उस क्षेत्र में हावी है, जो हथियार बना रहा है वो उस क्षेत्र में हावी है। तो अलग अलग क्षेत्र में सभी जातियां हावी रही है, क्योंकि सबकी जरूरत पड़ रही है। क्योंकि जातियां जो है आजीविका से संबंधित थी, तो आजीविका संबंधित थी तो हर एक को एक दूसरे से काम पड़ता ही था, तो जिसको जहाँ काम पड़ता था वहाँ वो हावी रहेगा ही रहेगा। मकान बनाने वाला है तो वहाँ हावी रहेगा। तो अब मान लीजिए कि उनको अगर आप ज़्यादा हावी मानते हैं क्योंकि वो अपने को सिरमौर मानते हैं और दूसरे भी उनको मानते रहे हैं, तो उस अर्थ में चलिए आदर सम्मान पाने के अर्थ में तो वे हावी रहे ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसमें इतना ही, कोई विशेष बहुत ज़्यादा कहने की नहीं है। अब तो सभी बराबर ही हो चुके हैं, अब जिसको सम्मान देना है सम्मान दे, जिसको नहीं देना है नहीं दे, कोई जबरदस्ती सम्मान तो ले नहीं सकता। अच्छे कर्म से ही सम्मान मिलता है। तो अब तो देश संविधान से ही चल रहा है, किसी के बनाए हुए नियम से तो एक से चल नहीं रहा। तो अभी तो किसी के विषय में नहीं कहा जा सकता है कि वह हावी है। अभी तो सबसे दुनिया में अगर कोई चीज़ हावी है शुरू से लेकर आज तक, तो मैं समझता हूँ धन हावी रहा है, क्योंकि धन के बगैर तो मनुष्य नहीं जिया है। तो जिसके पास धन है, जिस जाति के पास धन है वह हावी है, उसके अनुसार से ही सारी चीज़, नियम भी बन रहे हैं, कानून भी बन रहे हैं, वोट भी खरीदे बेचे जा रहे हैं, सब कुछ अगर हो रहा है तो उसी से हो रहा है जिसके पास धन है। तो धन कमाने वाली जो जातियां हैं, धन में जो आगे हैं, वे ही हैं सर्वश्रेष्ठ, वही हावी हैं, क्योंकि हर जगह उनका वर्चस्व है, क्योंकि धन का वर्चस्व तो संसार में सब जगह है। तो वास्तविक हावी तो वही माने जाएंगे, पहले भी रहे होंगे। जिसके पास धन रहा होगा वही हावी रहा होगा। जिन जातियों के पास धन रहा होगा, जिस व्यक्ति के पास धन रहता है वह हावी रहता है, जिस परिवार के पास धन होता है वह हावी होता है, जिस जाति के पास धन होगा वो हावी रहेगा, जिस गांव के पास धन होगा वो गांव हावी रहेगा, जिस राज्य के पास धन होगा वो राज्य हावी रहेगा, जिस देश के पास धन होगा वो देश हावी रहेगा, जिस धर्म के पास धन होगा वो हावी होगा। धन का प्रभाव तो सर्वोपरि है, वो रहता ही रहता है। तो आज देख ही रहे हैं कलयुग में धन से आप कुछ भी करा सकते हैं, आपके पास जितना अथाह धन है। तो हावी होने की बात है तो मैं समझता हूँ कि धन वाले ही हावी रहे हैं। और जो ज्ञान है तो ज्ञान कभी हावी होने की कोशिश ही नहीं करता है, तो उसके हावी होने कोई मतलब ही नहीं रखता है। अब उसके बाद आती है शक्ति। जिसके पास शक्ति होती है, तो शक्ति जो है शरीर की शक्ति का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है कि किसी मौके पर वो हावी हो सकता है, लेकिन अस्थाई हावी नहीं हो पाता है। अस्थाई हावी तो सिर्फ धन वाला ही हो पाता है, क्योंकि वह शक्तिशाली लोगों को भी खरीद लेता है, उनको अपने किराए में रख लेता है, कानून बनाने वालों को भी वो खरीद लेता है, कानून बेचने वाले को खरीद लेता है, कानून का पालन करने वालों को खरीद लेता है, हर तरह के लोगों को खरीद सकता है। इसका मतलब सदैव होता है कि धन वाले ही हावी रहे हैं, आज भी हैं और बहुत ज़्यादा संभावना आगे भी रहेंगे। तो इतना ही मुझे कहना है कि धन वाली जो जाती है वही हावी रही है वास्तविक अर्थ में, और आज भी आपको देखते होंगे कि हावी आज भी वही है। अगर आप उस दृष्टि से देखें, तो जातिगत भावना से उठ करके देखें, तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में कौन जाति हावी है।
जिसके पास धन है वह हावी है, चाहे वो कोई जाति हो कोई वर्ण। जिसके पास धन नहीं है, गरीब है, वो क्या हावी होगा, कहाँ हावी होगा। हरिओम।